गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में एक नए सिरे से आपको खुश आमदीद इसलिए कह रहे चूंकि नया दिन है, इट्स अ न्यू डे, तो इसलिए नई एनर्जी होनी चाहिए, न्यू एनर्जी और न्यू होप। होपलेस जितने लोग कल थे कि उनका कल का दिन अच्छा नहीं गुजरा, उनकी नींद अच्छी नहीं हुई, समहाउ हम ये कह रहे होते हैं कि अच्छा आज का दिन अच्छा नहीं है, तो अगले दिन में हम बड़े लेथार्जिक से होते हैं, वी डोंट फील गुड अबाउट आवरसेल्फ, अबाउट द डे। तो बेहतर ये होता है कि आप पॉजिटिविटी के साथ चलें। नई जो सुबह की किरण होती है, रोशनी होती है, वो एक नया सफर शुरू करने की एक अलामत होती है। तो बस ये है कि नया सफर जो है आज अपना शुरू करें। आपने आज क्या सोचा है करने का? मैंने आज वैसे तो रेस्ट करने का सोचा था। अच्छा, इससे ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब रेस्ट करने का टाइम कम भी मिलता है। कम मिलता है नहीं वैसे, हाँ कम मिलता है। मैं आपको पता ना घूम फिर रहा होता हूँ, ऐसी बात तो रेस्ट कम मिल रहा होता है। नहीं, मैंने सुना था आप वीकेंड में मरी भी गए हुए थे। जी क्या था? आई हर्ड कि आप गए हुए थे और आप रहने की नीयत से गए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर क्या हुआ इस बार मैंने आपको पता ना लिखा भी नहीं था माउंटेन्स कॉलिंग। माउंटेन्स कॉलिंग आपने लिखा नहीं था, लेकिन पता चल गया था कि आप गए थे। एक्चुअली हुआ ये कि अचानक से प्लान बन गया और हम चले गए, मरी पहुंच गए। ठीक है। जब जो अपार्टमेंट बुक कराया था वहां पहुंचे तो वहां पर सेंट्रली जो हीटिंग सिस्टम होता है वो काम नहीं कर रहा था। ओके। तो जब अपार्टमेंट में दाखिल हुए और देखा कि अपार्टमेंट बहुत ठंडा है, तो हमने सोचा कि चलो जरा बाहर घूम फिर के आते हैं। प्लान भी ठंडा पड़ गया? नहीं, उस वक्त ठंडा नहीं पड़ा। हमने कहा चलो इसको फिक्स करते हैं, 2-3 रजाइयां कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। ओके। हमने सोच लिया ना कि फाइन क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट्स मैनेज कर लेंगे। सो हमने भी सामान भी नहीं उतारा था, गाड़ी में था, और हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, माल रोड जाते हैं, वॉक शॉप करके आते हैं, कॉफी शॉफी पी के आते हैं। तो आई थिंक रात को 2 बजे की बात है, बिकॉज लेट गए थे हम लोग। माल रोड पे रश था, लोग एंजॉय कर रहे थे, हम लोग वहाँ गए, हमने कॉफी वगैरह पी। अच्छा, वो जो ठंड थी जिसमें आप बता रहे हो उसमें लोग वहाँ पर टूरिस्ट अभी भी आ रहे हैं? थे टूरिस्ट थे। अच्छा, बिकॉज वीकेंड था ना सभी, तो वीकेंड में नॉर्मली टूरिस्ट आ रहे होते हैं। सो घूमने फिरने के बाद जब हमने वॉक शॉप कर ली और चाय कॉफी पी ली, तो हमने ये सोचा फाइन, एंजॉयमेंट इज डन, वॉक हो गई है, इट्स डन। वापस और आप फिर रहने की नियत से थे, बट आप उल्टे पांव वापस आए क्योंकि मरी में ठंड बहुत ज्यादा है। अच्छा देखिए, वाकई ओवरऑल जो हम कहते हैं ना शुएब, ठंड नहीं आ रही, तो ठंड आ चुकी है अब। और वही वाली बात है कि आप अपने एरिया के बारे में जरूर बताएं। क्या बर्फबारी कहीं पर स्टार्ट हो गई है? बर्फबारी हो रही है मरी में, तो एक दफा ही हुई है, लेकिन उस तरह खुल के नहीं है ना। एक दफा हुई है लेकिन बहुत थोड़ी हुई है, तो उस तरह आपको बर्फ नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, सवात वाली साइड पे बर्फबारी हो रही है। कगान तो वैसे भी रास्ते बंद हो जाते हैं इस वक्त, वहां पर बर्फबारी हो रही है। तो नॉर्थ में हो जरूर रही है, लेकिन हाँ अगर हम इजी एक्सेसिबल पॉइंट्स की बात करें, दैट मींस मरी, नथियागली यानी गलियात, तो वहां पर भी उस तरह से बर्फबारी नहीं हुई। लेट्स सी कब स्टार्ट होती है। तो सबीन बहरहाल मेरे साथ एक चीज और भी हुई ना। अब मुझे जो मेरे कजिन्स मेरे साथ गए थे भाई, तो वो कोई ना कोई पिक्चर लेने लगे, तो मैं कहूँ ना लो मेरी पिक्चर। कहते क्यों? मैंने कहा जो मेरी हालत है उसमें पिक्चर ना ही लो तो बेहतर है, बिकॉज मैंने आई थिंक 4-5 लेयर्स पहन के और मेरा फेस भी कवर, बिकॉज मुझे होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर से मेरी ट्रिगर हो जाता है एजमा। तो मैंने कहा बस मैं पैक ही ठीक हूँ। नहीं, अच्छी बात है, ख्याल रखें आप अपना भी, ताकि हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके। हम अपना फायदा बताएंगे, हमें शो चलाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना ख्याल रखें। एट द सेम टाइम अगर आप कहीं जा रहे हैं तो पहले चेक कर लें कि जहाँ पे स्टे करना है वहाँ पे हीटिंग सिस्टम है या नहीं है। सही बात है। अच्छा, अब ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि आप इस चीज को जरा मेक श्योर कर लें, क्योंकि हम हमेशा कह रहे होते हैं कि हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है, टूरिस्ट वहां पर जाएं, सारी प्लानिंग हो। एट द सेम टाइम वहां पर जो होटल्स मौजूद हैं जो कि बुकिंग्स कर रहे होते हैं, दे नीड टू मेक श्योर कि वहां का जो हीटिंग सिस्टम है वो काम कर रहा हो, सारी अरेंजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से हुई हो, ताकि किसी ने भी अगर जाना है वहां पे तो आप वहां पर लोग उल्टे पांव वापस ना आए, बल्कि वहां पर हर चीज वेल मैनेज्ड हो। एंड सेकेंडली, जो टूरिस्ट जा रहे हैं, जो हमेशा जिस चीज पे हम जोर देते हैं, हम कहते हैं जी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप ख्याल रखें हर तरह से, अपना भी वहां पर जा रहे हैं, अपने माहौल का भी। एट द सेम टाइम जो सारी अरेंजमेंट्स हैं वो आपको मेक श्योर करके घर से निकलते हैं, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग विद द फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबली आप फैमिली के साथ नहीं गए थे, फ्रेंड्स थे, इस वजह से आप वापस जाता सबीन, तो एक तो मेरी बेगम नाराज होती मुझसे वो अरेंजमेंट देख के, और दूसरा कहती है फौरन वापस। तो देखिए, अब ये अगर आपने बेगमों को नाराज नहीं करना तो अरेंजमेंट्स को जरा मेक श्योर जरूर कर दे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जरा आप मौसम के बारे में बताएं, आपके इलाके का मौसम इस वक्त कैसा है? क्या वहां पर बर्फबारी हो रही है? अगर हो रही है तो हमें जरा जल्दी से वहां की ना वीडियोस बना के, पिक्चर्स बना के जरूर भेजो। और आप सर्दियों के मौसम में क्या खाना पसंद करते हैं? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और आज हमारे पास एक अच्छी खबर है। यस, हमारे पास पाकिस्तान के एक 25 साल नौजवान से मुतालिक बड़ी जबरदस्त खबर है। नासा के हॉल ऑफ फेम में उसने जगह बनाई है। नाम है जनाब इनका उसामा सलीम, कराची से इनका ताल्लुक है।
اور नासा के हॉल ऑफ फेम में जब इन्होंने जगह बनाई तो उसकी ज़ाहिर बहुत सी रीजंस होती हैं. साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और ज़ाहिर एक बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी, स्पेशली जब हसास मालूमात की हम बात करते हैं, किसी भी मुल्क की, किसी भी इदारे की हसास मालूमात लीक ना हो जाए, डेटा लीक ना हो जाए, उससे मुतालिक इन्होंने काम किया. बहुत से सिस्टम्स पे इन्होंने काम किया, जिसमें से कुछ सिस्टम्स जो कि मुझे समझ आते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, जिसमें SIEM भी है, अदरवाइज कुछ और सिस्टम्स भी हैं जिनमें इन्होंने काम किया. इनमें इन्होंने महारत हासिल की और आलमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी में इनके इन कामों की वजह से बेहतरी आई है. दैट्स व्हाई नासा के हॉल ऑफ फेम में इन्होंने जगह जी. मैंने कंग्रेचुलेशंस. बड़ी खुशी होती है सुबह सुबह जब हम ऐसी खबरें जो हैं हम शेयर कर रहे होते हैं, तो बड़ा हमारे लिए भी एक रिफ्रेशिंग सा स्टार्ट होता है, बिकॉज अच्छा लगता है हमारे मुल्क से, हमारे लोगों के लिहाज से अच्छी अच्छी खबरें जो हैं वो आ रही होती हैं. अच्छा, आप हमें जरूर बताएं, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा टैलेंट है, सो हमें जस्ट व्हाट्सएप करें, उसका कोई वीडियो बना के भेजें, कोई पिक्चर या उसकी मालूमात जितनी आपके पास है कॉन्टेक्ट नंबर के साथ हमसे शेयर करें. या आपको लगता है कि आपने कुछ डिफरेंट कोई चीज़ अचीव की है, आपने अपने मुल्क के लिए कुछ किया है, तो हमें ज़रूर वो भी आप व्हाट्सएप करें, सो दैट हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको बुलाएं. आपका राइजिंग पाकिस्तान है, सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो है ना पार्टिसिपेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे हमारे स्टूडियो के थ्रू हो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. और आज का जो राइजिंग पाकिस्तान है वो भी बड़ा ज़बरदस्त हमने सजाया हुआ है, बहुत मजे के हमारे पास टॉपिक्स हैं. जैसे कि सभी छुट्टियां, कहीं पर 3 महीने की छुट्टियां, जैसे कि बलोचिस्तान, पाकिस्तान के ठंडे इलाके जहां बर्फ है वहां ज़ाहिर है छुट्टियां तवील होती हैं. बिल्कुल. बट अदरवाइज जो विंटर वेकेशंस 10-15 दिन की जो वेकेशंस होती है, वेकेशंस पे बच्चों ने क्या करना है, आज हम उस प्लान से मुतालिक बात करेंगे कि कैसे प्रोडक्टिव यूज करना है. छुट्टियां आती हैं, बच्चे खुश होते, पेरेंट्स परेशान हो जाते, वो कहते हैं ओहो आधे दिन के लिए जो बाहर भेज देते थे वो आधा दिन भी हमें बर्दाश्त करना मैं पड़ेगा. एंजॉय करता हूँ बच्चों की छुट्टियां ऑनेस्टली. जब छुट्टियां होती हैं तो मेरा तो प्लान होता है कि मेरी भी छुट्टियां हो. ये आप अपनी बेगम से भी जरा पूछ के बताइएगा क्या वो भी ऐसा ही फील करती है, और आप भी बताएं जरा. आई थिंक वैसा आप फील कैसे करती है, feel करते हैं? स्पेशली विंटर्स में. आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली. जब बच्चों की छुट्टियां होती है तो जल्दी नहीं ये उठना बात है ना. वैसे. हाँ, ये एक सुकून की चीज होती है कि विंटर वेकेशंस में आप इजीली जो है ना वो सुबह उठ जाते हैं और आप थोड़ा सा फ्रेश होते हैं. लेकिन चले जी, आप हमें जरूर बताएं आप क्या करना, आपका क्या प्लान्स हैं, आपके बच्चों के क्या प्लान्स हैं छुट्टियों के लिहाज से, जो कि छुट्टियां अनाउंस होंगी ऑब्वियसली डिफरेंट डेट्स हैं सबकी, तो हम एक डेट यहाँ पर अनाउंस नहीं कर पाएंगे सिर्फ इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से या सिर्फ कराची के पर्सपेक्टिव से. हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब. ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और नए नए टॉपिक्स और नई नई चीजों पे हम गुफ्तगू करेंगे. Stay with us. This is Rising Pakistan. हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है. अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स. 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS. रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G. बाबर ने फुपोया चाची को बात बता दी फिर. ओ कुड़िए ना घबरा, ते डर नू चिल्ले पा, पागल है नहीं बताएगा. फुपो शादी एक ही बार होती है जिंदगी में. कभी कभी किसी किसी की मेरी तरह से एक बार भी नहीं. क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर अकेले बाहर नहीं जा सकते? अरे तुम्हारे साथ तो मैं उम्र भर घूमने को तैयार हूँ. तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो, इसलिए मेरी तरह सोचो. ऐसे जायदाद ऐसा खूबसूरत लड़का कभी ना मिला. बात कर रही हूँ. इजी रोड वाली? जी नहीं, रिश्ते वाली. हाय अंकल जी, बड़ा अफसोस होया. अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैंड डालती कि वो शोर मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती. आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी. सदमे से तुम्हारा दिमाग चकरा गया. और अब ये अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली. बाबर गड्डी. बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया. हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है. अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स. 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS. रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G.
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद और जरा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं और अभी तक का जो हॉट टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं जो हर घर की डिस्कशन है, हर घर की जीनत बना हुआ है, और वो ये टॉपिक है कि छुट्टियां आ रही हैं मौसम सरमा की, क्या किया जाए मैं बताता हूँ बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स ही बच्चों को एंगेज करेंगे ना। हाँ, लेकिन बच्चे फरमाइशें लेके आ जाते हैं ना, बाबा छुट्टियां आ रही हैं, आपने कहा था विंटर्स में हम कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ स्नोफॉल भी हो। हाँ तो लेके जाए ना, आप क्यों नहीं लेके जा रहे? ठंड लग जाए मतलब अच्छा, मतलब मुझे बात एक बताएं, सर्दियों में सर्दियां ही होंगी ना, क्या करें हम मुझे लगता है हम ना बहुत ज्यादा सर पे भी सवार कर लेते हैं। अब सर्दियां आए तो हम क्या करें, अदरवाइज हम वेट कर रहे होते थे विंटर्स होंगी तो हम जी स्नोफॉल दिखाने बच्चों को लेकर जाएंगे, बहुत सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं। बहुत सी वीडियोस आजकल ना सर्कुलेट होना शुरू हो गए, स्पेशली जहाँ पर भी स्नोफॉल हो रही है, गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, एवरीथिंग। तो दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा ना डर बैठ जाता है कि अच्छा अगर कहीं पे स्नोफॉल ज्यादा हो रही तो अब इट्स बेटर कि आप ना जाए। फाइन, चेन इज एन ऑप्शन। हाँ, अदरवाइज किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे जरा पहुंचना आसान है, एंड देन स्टे, मौसम एंजॉय करें, स्नोफॉल एंजॉय करें, और जब मौसम खुल जाए तो आए। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप फिर रिस्क ना लें कि अगर ये कहा जा रहा है कि अभी सफर ना करें, रोड स्लिपरी, सफाई साफ नहीं हुआ, वो जगह क्लियर नहीं हो तो प्लीज डोंट गो दैट। एनीवेज हमारा टॉपिक ये बिल्कुल भी नहीं था, ये इसको साइड पे करते हैं, जरा अपने असल टॉपिक पे आते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बच्चों की छुट्टियों को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए सो दैट बच्चे अपनी पढ़ाई से भी कनेक्टेड रहे, क्योंकि वो 10, 12, 15 दिन की जो छुट्टियां आती हैं या फिर वो इलाके जहां पर ऑब्वियसली विंटर वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशंस की जगह, सो उस लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में वो तमाम लोग क्या करें। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, और स्पेशली ये कि बच्चों में किस तरह से कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि हम घर बैठ के पेरेंट्स उसको डेवलप कर सकते हैं। हमारे साथ माहिर तालीम मरियम ताहिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? वालेकुम, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आप लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अपनी छुट्टियों के बारे में बताएं, जब बचपन में आपको वेकेशंस होती थी आप क्या करती थी? बिल्कुल सही, आपने जैसे कहा छुट्टियां आ रही हैं, और बचपन में आई थिंक हम नानी दादी के घर और कजन्स इकट्ठे एंड एवरीबडी टुगेदर एट द सेम प्लेस काफ़ी एंजॉय भी करते थे। आई थिंक इसमें जितना चांस होता है हमारे पास, जितनी रिक्रिएशन के साथ फन एक्टिविटीज़ के उस पर, आजकल एजुकेशनल भी हम कितना कर सकते हैं उसको। सो फॉर ऑल एज ग्रुप्स आई थिंक बचपन में आई थिंक इन्हीं टाइम्स में हमने क्रोशे करना सीखा नानी से, कोई निटिंग सीख ली, कोई इस तरह की चीज़ें, खाला वगैरह सब तो सारे साथ होते। दैट्स नाइस, यानी सीखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको यूटिलाइज किया। अच्छा, अब जो छुट्टियां आ रही हैं कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा, अब ऐसे में अगर हम बिल्कुल प्री स्कूल के बच्चों की बात करें तो जरा पेरेंट्स को गाइड करें कि प्री स्कूल के बच्चों की छुट्टियों को कैसे मैनेज किया जाए, क्या प्लान किया जाए? आई थिंक प्री स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनकी इस वक्त फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए बेस्ट एज होती है, तो उनको आप कोई भी एक्टिविटीज़ जिसमें दे आर यूजिंग देयर हैंड्स मोर, फॉर एग्जांपल कटिंग एक्टिविटीज़ दे दें उनको, कोई उसके अलावा पेस्टिंग एक्टिविटीज़, कोई उनको आप जंप, क्लाइम, इस तरह की एक्टिविटीज़ कराएं। उनके काफ़ी इसी तरह से जो मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, हेल्प्स देम, उनकी आगे राइटिंग अच्छी हो जाती है उनके, फॉर एग्जांपल यू नो जो कोई कैच करना, इस तरह की चीज़ें बॉल के साथ, व्हाटएवर, दैट रियली इम्प्रूव्स। इससे राइटिंग अच्छी होती है? राइटिंग आपके हाथ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जितना बच्चा, फॉर एग्जांपल आप उसको कोई भी चीज़ दे सकते हैं, अगर वो सेफ्टी सीजर से काम कर रहा है, अगर वो फॉर एग्जांपल आप उसको पेपर क्लिप्स दे सकते हैं, बच्चे उसकी चेन बना बड़ा इंटरेस्टिंग उनको लगता है, कलरफुल भी हो जाता है आजकल, तो उससे काफ़ी उनकी राइटिंग, बिकॉज उनकी ग्रिप उससे इम्प्रूव होती है, सो दैट रियली इम्प्रूव्स अ लॉट। अच्छा, हाँ, लेकिन एज ग्रुप के साथ साथ हम जो बात कर रहे हैं तो हर बच्चे के लिए वेरी करेगा। फॉर योर प्राइमरी या मिडिल ईयर्स के जो बच्चे, ग्रेड 1 से लेके 6, 7, 8 वाले, उनको आप बहुत, ये तो बेस्ट टाइम है, ड्राइंग, पेंटिंग। हर दफ़ा विंटर ब्रेक या समर ब्रेक आती है, मैं अपने बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, आप कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, कुछ भी है आप लाउंज में अपने कहीं भी फैला लें, और सब मिल के ड्राइंग करें, सब मिल के पेंट करें। सो ऑलवेज अ फन एक्ट, हर एक का बच्चा बाहर आ जाता है अंदर का, यू नो, जब वो ये सब करने लगते हैं, बड़े साथ बैठ के, जी बिल्कुल साथ एंजॉय करें। उसके अलावा आई थिंक रीडिंग एक हैबिट है जो मैं सब बच्चों को कहूँगी, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल भी, जो आप एज ग्रुप वाइज अगर हम देखें तो कुछ बच्चों का आ रहा है जिनको अभी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस पे काम करना होता है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इतना ज़रूरी है वो कैब बिल्डिंग, तो वो रीडिंग करें। और रीडिंग का मैं कहूँगी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि कभी भी उसको अपने ऊपर बर्डन ना करें। आप एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करें, 1 पेज बच्चा पढ़ना चाहे, 2 पेज दिन में, 3, आप देखें 1 पेज भी अगर आप रोजाना पढ़ते हैं, समटाइम्स यू नो पेरेंट्स बर्डन कर देते हैं बच्चों को, आज आप आपने इस ब्रेक में ये 5 बुक्स कंप्लीट करी, नहीं, देखिए अगर वो 1 पेज भी रोज कर लेता है तो थ्रू आउट द ईयर वो एक अराउंड 1 नॉवल या इस तरह बुक पढ़ लेगा, तो 1 या 2 पेजेस, इंटरेस्ट की किताब, इंटरेस्ट की, बिल्कुल। और आई थिंक जर्नलिंग एक एक्टिविटी है जो बच्चे जरूर करें ड्यूरिंग दिस ब्रेक, जो भी करें, चाहे वो फोटोग्राफी करें,
देखें अब एजुकेशनल उसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करना, इस्लामाबाद में कितने हैं, म्यूजियम्स हैं, पार्क्स हैं. I was about to ask कि इन छुट्टियों में बच्चों को विजिट करवाना किसी भी जगह का, ये ट्रैवलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए ट्रैवलिंग में मैं कहूँगी हर एक का अपना अपना अलग उसमें वो होता है, बजटिंग भी होती है, सब कुछ होता है. सो जो चीज़ सब कर सकते हैं, हमारे पास इवन विद इन इस्लामाबाद कितने हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कितने म्यूजियम्स हैं, वहाँ लेके जाएं. और बच्चों को जो एजुकेशनल होगा उसमें उनको कहें इस चीज़ को जर्नल करें, रोजाना नोट करें. फोटोग्राफ बेशक वहाँ फोन से ले लें, बट घर आके उसको ड्रॉ करें अपने जर्नल में और लिखें उसके बारे में. तो कितना हिस्टोरिकल स्टोरी टाइम जरूर रखें अपने बच्चों के साथ. अच्छा, इसमें कितना अच्छा है कि जब आप कहीं विजिट करेंगे, आप उसको समझेंगे, कुछ एब्जॉर्ब करेंगे, आएंगे, ड्रॉ भी करेंगे, लिखेंगे भी, तो बहुत कुछ अटैच है. आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इसमें अटैच है. बहुत ज्यादा आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं. आई थिंक स्टोरी टाइम अगर पेरेंट्स साथ रख लें, कुड बी थ्रू बुक्स, एक बच्चा ये आपस में कर भी सकते हैं शेयर के, रोजाना कोई एक रीड करे, रात को सारे बैठे इकट्ठे शाम को चाय के साथ, और सब स्टोरी बिल्कुल बहुत इंप्रूव होंगी. इनफैक्ट ये भी कर सकते हैं कि साथ मूवीज कोई देख लें. आजकल इतनी डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी हैं, और हिस्ट्री बच्चे अक्सर रीड करने से भागते हैं. हमारी एज तक तो बायोग्राफीज और काफी चीजें पढ़ते हैं, बस उस एज में ज्यादा तो उनके साथ आप मूवीज देख सकते हैं. आजकल बहुत अच्छी आ रही हैं. और बुक्स में आई वुड से कोई लिमिट नहीं है रीड करने में, वट एवर दे वांट. किताबें हों, इसके अलावा एक्टिविटीज में आई थिंक देखें जैसे गार्डनिंग है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. कोई आपका उसमें नहीं. बच्चों को आप किचन में भी आजकल तो प्लास्टिक में रिसाइकिल करने का अगर बच्चों को कहें, उसमें ग्रो कर लें आप. आई थिंक मदर्स उनको धनिया, पुदीना, नींबू, मिर्चें लेके हर चीज सिखा सकती है. जस्ट इमेजिन वो बच्चा अगर खुद से उगा रहा है एक चीज, एंड देन वही चीज घर में पक रही है. एग्जैक्टली. लीडरशिप स्किल बच्चे में आप डेवलप कर सकते हैं. उसको आप बिल्कुल, इट्स सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट है ना, आप उसको मैनेज करने को देखेंगे कि तुमने ग्रो करना है और सारा केयर करना है. तो बच्चा खुद करता है तो ऑब्वियसली उसमें लीडरशिप स्किल्स भी, पेशेंस बहुत आती है. क्योंकि भाई बहुत स्लो ग्रोथ है. आई रिमेंबर मेरी बेटी ने जब स्टार्ट किया तो रोज पानी दे, बाबा नहीं ग्रो नहीं हो रहा. पेशेंस स्लो होगा. और जो स्क्रीन टाइम, आई थिंक बच्चे अगर इस ब्रेक में थोड़ा अपना बैलेंस पेरेंट्स अगर करें. एक मैंने अपने घर में ये किया था, जब मेरा बेटा और छोटा था काफ़ी, मैंने उसको नमाज की आदत डालने के लिए आई सेड कि देखो एवरी नमाज यू से आपको हर नमाज के साथ 20 मिनट्स मिल जाएगा स्क्रीन टाइम. वाओ. तो क्या हुआ कि 5 प्रेयर्स के बाद 20 मिनट्स बोनस. बहुत अच्छी बात है. तो दैट मीन्स कि 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन ब्रेक के लिए उसने अपने वो, आप किसी भी हैबिट से अटैच कर दें कि आज तुमने अगर 2 पेजेस रीड किए, मुझे सुना दिए, उसके बाद इतना तुम्हें आप रिवॉर्ड स्कीम एक कर लें. अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए ये हम हमेशा कहते हैं ना कि इंसेंटिव बच्चों को ना दें, इस तरह की आप कंडीशनिंग ना करें, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने उनको कोई इतनी अहम आदत डाली है किसी चीज की, तो उसमें इंसेंटिव जरूर रखें थोड़ा बहुत, सो दैट आपके बच्चे को आदत हो जाए. और फिर वो इंसेंटिव नहीं देख रहा होता क्योंकि उसको सुकून दूसरी चीज में मिल रहा होता है जिसको करनी है. अच्छा मरियम, ऐसे में बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ किस तरह लाया जाए? बहुत छोटे बच्चों को भी बहुत थोड़े लेवल पे, सो दैट उनको किस तरह से फाइनेंस मैनेजमेंट होती है वो सीख सकें. और इसके अलावा जो लीडरशिप स्किल्स आपने बात की ना, इंडिपेंडेंट होना, वो कैसे सीखें? बिल्कुल. एक देखें, एक तो आपके पास अगर नेबरहुड जहाँ भी हमारे पास आजकल बच्चे जहाँ भी रहते हैं, एक सबसे छोटी सी चीज होती है, एक बच्चा एक बेक सेल मैनेज करता है. अगर रिलेटिव्स आए उसमें भी कर सकते हैं. सबको बहुत ही क्यूट लगते हैं बच्चे कोई चीज बना के लाए, वो उनको सेल करना चाह रहे हैं. दिस इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. कोई चीज बच्चे ने बनाई और उसको सेल किया, और उससे जो भी जनरेट किया, ही कैन डू दैट. आप वो कर सकते हैं. उसके अलावा बच्चे जो मैं कह रही हूँ, निटिंग, क्रोशे, एनीथिंग दे लर्न, वो कर सकते हैं. उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं. अगेन एज ग्रुप वाइज वेरी करेगा. Absolutely. जो हमारे पास बड़े बच्चे हैं, दे कैन गो अ स्टेप अहेड. और मैं कहूँगी जितना एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है, उसके साथ ही उतना जरूरी है आजकल बच्चों को. ये बहुत अच्छा टाइम होता है चैरिटी ड्राइव्स पे बच्चे अगर स्टार्ट करें. एक तो विंटर क्लोथिंग फॉर एग्जांपल, वो घर से पुराने कपड़े जमा कर सकते हैं, टॉयज जमा कर सकते हैं. इससे बच्चों में एक तो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो आजकल हम बात कर रहे हैं, रिसोर्स ज़ाया ना हो. कोई भी कपड़े हैं, बुक्स हैं पुरानी, कुछ भी है. दूसरा मैं कहती हूँ सर्दियों के कपड़े जो अभी नहीं निकाले हुए किसी ने बच्चों को लगाए इस काम के लिए. करें. देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये. बच्चे खुद सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या वो आगे किसी को दे सकते हैं, हेल्प हो सकती है. और ये जो टाइम होता है ना, जब एक बच्चों का सेशन एंड हुआ है और आगे एग्जाम्स आर कमिंग अप, जनवरी स्टार्टिंग, बच्चों के सबके ऊपर प्रेशर होगा. तो स्ट्रेस इंसान सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है तब उसका कम होता है जब वो दूसरों के हेल्प कर सके, दूसरों के काम आ सके. तो जितना चैरिटी ड्राइव्स में बच्चों को एंगेज करें वो भी अच्छा है. दैट ऑल्सो वुड हेल्प.
पढ़ाई में ब्रेक भी इम्पोर्टेंट होती है? पढ़ाई में ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और मैं एक चीज़ आपको, कुछ हमारे बच्चे होते हैं, मेरे आई हैव अ डॉटर एंड अ सन, जो बेटी है उसको मैं जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि आप उनसे वो ए लेंगे, आप कहेंगे नहीं A+, A*, इस तरह आप करते जाते हैं, तो एक ये वाले बच्चे होते हैं। और एक वो वाले बच्चे होते हैं जो आपको ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार बना देते हैं, जिनको आप कहते हैं शुक्र है अल्लाह का हेल्दी है, शुक्र है गुड लुकिंग है, तो ठीक है, शुक्र है सबका ख्याल करता है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हर इंसान एक ही प्रोफेशन नहीं कर सकता परसू, तो हर कोई अपना टैलेंट लेके आया है, अल्लाह ने सबको गिफ्टेड भेजा है, तो ब्रेक जरूर लेने दें बच्चों को, उनका फोकस इम्प्रूव होता है। और छुट्टियों में जो एक चीज़ मुझे रहती है कि बच्चे जब छुट्टियों के बाद वापस आते हैं तो वो उनकी ऑलमोस्ट वो वाली हालत होती है कि जनवरी चल रहा है या फरवरी चल रहा है उनका आप बेशक उनको लिबर्टी दें, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड रखें। मतलब डिसिप्लिन रखें। फॉर एग्जांपल स्लीप टाइम उनका 6 घंटे से कम ना हो, 8 से ज़्यादा हो, तब भी दे बिकम लेथार्जिक, उनका फोकस उससे भी कम होता है, ज़्यादा ओवर स्लीप करने से भी। तो ये है, तो उनको आई थिंक बहुत ज़रूरी है ब्रेक आना, ताकि बच्चा पढ़ के ब्रेक लेके अपना फोकस मेंटेन तो ब्रेक हो गया मरियम, ऐसे हाइपर एक्टिव बच्चे भी होते हैं, अब उनको जिस तरह मैं शुरू में बात करी थी ना, आप भी यहाँ पर सुन रहे थे, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि वो आधे दिन के लिए वो बच्चा एंगेज है स्कूल के अंदर ना, बिल्कुल आधे दिन उनके लिए मैनेज करना, अब उसी बच्चे को पूरा दिन मैनेज करना है। बिल्कुल ऐसी बात है, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है, बिकॉज अगर हम स्क्रीन टाइम पे भी ऑफ होने की बात करें तो अगर ज्यादातर क्या होता है, मैं अपना भी कहूंगी, मैं अक्सर मैं खुद फोन करती अपनी स्क्रीन में वापस रख दो, और खुद मैं लगी होती हूँ। पेरेंट्स को अपने गैजेट्स भी साइड पर रखने उतने ही ज़रूरी हैं, तो हमें एज अ पेरेंट फॉर एग्जांपल आजकल देखें कितने ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, और लर्निंग सिर्फ बुक्स तक नहीं है, इतने वाइब्रेंट तरीके हैं आपके पास। मैं क्या करती हूँ स्टोरी के लिए, फॉर एग्जांपल चाहे वो कुरानिक स्टोरीज हैं, चाहे वो कोई किसी लीडर की, बहुत आपने एंटरप्रेन्योरशिप का पूछा, बच्चे पढ़ें एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, मूवीज बुक्स देखें, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी हैं, ये फैमिली मिल के देख सकती है। तो इसमें देखें आपके 2-3 आवर्स आराम से इसमें जाते, 2-3 इसलिए कि 1 या 2 आवर्स आपका उसमें एंगेज होगा बच्चों के साथ, बाकी डिस्कशन करें, उस पर इंटरैक्ट करें, इंटरैक्टिव बना लेना, सो दैट चिल्ड्रन ऑल्सो गिव देयर इनपुट। हाँ, लेकिन इसमें एक इशू और भी आजकल के बच्चों में आगे, वो कहते हैं प्राइवेसी चाहिए हमें। हाँ, हमने जो कंटेंट देखने प्राइवेसी में देखना है। यस, लिटरली बच्चे कहते हैं आजकल के छोटे छोटे टिड्डे से बच्चे कहते हैं हाय बाबा आई नीड प्राइवेसी। मैदान से खुशखबरियां जारी, स्टेट बैंक का मुसलसल 5वीं बार पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान। ज़री कमेटी का शरह सूद में 2% कमी का फैसला, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ 13% पर पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम, अफरात ज़र की शरह में कमी से पॉलिसी रेट में कमी आई। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी बरादरी के एतमाद में इजाफा होगा, सरमायाकारी बढ़ेगी। मुआशी बहाली के लिए हुकूमती टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से मिस्र का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 18 से 20 दिसंबर के दौरान तरक्की पजीर मुल्कों की तंजीम D8 के सरबराह इजलास में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में नौजवानों पर सरमायाकारी और मुस्तकबिल की मईशत से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ जामे मईशत, छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की और नौजवानों के लिए मौक़े की अहमियत से मुतल्लिक़ कलीदी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौके पर मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला मरीम नवाज की चीन की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। IT, मसनूई ज़हानत और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। खुशहाली का अमल तेज़ करने के लिए हमारे दरवाजे सरमायाकारों के लिए खुले हैं। सहूलतों की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। चीन की कारोबारी बरादरी खुसूसी मराहत से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में काबीना कमेटी का इजलास। रबी सीजन में किसानों को खाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का जायजा।
खाद की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को गैस की बिला तातुल फराहमी बरकरार रखी जाए। नायब वजीर आजम। यूरोप के लिए PIA परवाजों की बहाली अहम संग मील। PTI दौर में कौमी इदारे के साथ खिलवाड़ किया गया। एक वजीर के बयान से मुल्क को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जब कुरम में लाशें पड़ी थी, इस वक्त वजीर आला गड्डापुर वफाक पर लश्कर कुशी में मसरूफ थे। नाकाम एहतजाज के बाद PTI वालों ने मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बांग्लादेश में 5 अगस्त को अवामी इनकलाब के बाद मुस्बत तब्दीलियाँ। अबूरी हुकूमत के इक़दामात से शेख मुजीबुर रहमान और इनकी बेटी की नफरत पर मबनी सियासत का खात्मा। करेंसी नोटों से शेख मुजीब की तस्वीर ख़त्म। नए नोटों पर हालिया इनकलाब की खुसूसियात शामिल। जो बंगला नारे का भी खात्मा। अबूरी हुकूमत की जानिब से शेख मुजीब और शेख हसीना की पॉलिसियों की नफी का सिलसिला जारी। शेखुपुरा में सानहा सकूत ढाका की याद में बिहारी कम्युनिटी के गाजियों की खुसूसी तकरीब। जंगी तजुर्बात और मसाइब से आगाह किया। वतन अजीज़ की खातिर अपनी बेशुमार और बेसुमाल कुर्बानियों का जिक्र किया। इंडियन जेलों में गैर इंसानी सलूक के बावजूद डटे रहे। पाक फौज से वालहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान के साथ वफा की हर कीमत अदा की। हमारी नस्लें भी इस धरती पर कुर्बान। मुकर्रीन। गजा में सेहूनी फोर्सेस की निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। इसराइली बमबारी से मजीद 65 शहरी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। खान यूनिस में शोहदा की नमाज जनाजा के मौके पर रक़त अंगेज़ मनाज़िर। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई। शाम की अस्करी तनसीबात पर इसराइल के मुतादिद हमले। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की तहरीर शाम के रहनुमा अहमद अशरा से मुलाकात। पाबंदियों के खात्मे, अमन की बहाली, मुहाजिरीन की वापसी के मामलात पर गुफ्तगू। शामी ग्रुप का नए हालात के तनाजुर में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ सलामती कौंसिल की करारदाद पर नज़रसानी का मुतालबा। ईरान में रेत और मट्टी का तूफान। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हद निगाह 100 मीटर तक महदूद हो गई। ज़ाबिल, हामून, हरमन, नमरोज और दीगर मगरबी इलाकों में स्कूल बंद, परवाज़ें मुअत्तल। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज पहला मैच आज पाल में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 5 बजे शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई 3 वनडे के बाद दोनों टीमें 2 टेस्ट मैच भी खेलेंगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। मैं हूं नुमान मकसूद। मैं हूं फलकनाज़, साइन इंटरप्रेटर। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए PTV का एक खास तोहफा। अब सिर्फ UK और USA में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से आप PTV ग्लोबल की नशरियात देख सकते हैं। PTV ग्लोबल ऐप के जरिए, जहां आपको मिलेगी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम्स का हफ्तावार शेड्यूल और प्रोग्राम लाइब्रेरी। तो चाहे अपना पसंदीदा ड्रामा देखना चाहें, कोई शो या डॉक्यूमेंट्री, ये सब किसी भी वक्त आपके मोबाइल फोन, टेलीविजन या लैपटॉप पर अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड करें PTV ग्लोबल मोबाइल ऐप और परदेश में पाएं अपने देश का कंटेंट। क्या आप जानते हैं, किसी भी मुल्क में साजगार आबो हवा के लिए 25% रकबे पर जंगलात का होना लाजमी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता 76 बरस के दौरान जंगलात 44% से कम होकर 5% रकबे तक महदूद रह गए हैं। क्या माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी नहीं? क्या हम अपनी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में देख सकते हैं? हमारी गफलत हमारी आइंदा नस्लों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तो आएं,
सब मिलकर तहफ्फुज़ जंगलात और शजरकारी को फरोग दें। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। दरख्त लगाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। राज का शुरूज मुक्त हो गया। जिसकी दहलीज पर मर्द माथा टेकते हैं, उस हसीना का नाम है खानुम जान। आओ अपने वतन वापस चले। मैं अपने वतन में ही तो हूँ। अमर सुनार बांग्ला, भालू भाषी बांग्ला। उसका ढाका में गायब हो जाना बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। बंगाल को ये नामंजूर है। आज इन सब के सामने अपने हाथों से तुझे सूली पर चढ़ाऊंगा। जिस मौत से तू मुझे डरा रहा है ना, वो मौत मेरे लिए एक एहसास है। आरज़ू से तेरे शहर के खाक में खाक भी हो जाए तो अब कोई गम नहीं। खेल के मैदान में रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं, मगर वो जज्बा जो खिलाड़ी में मुकाबले की तड़प पैदा करता है, हमेशा यादगार रहता है। जीत की लगन, कुछ करने का अज़्म, हर मैदान मुल्क को कौम का नाम रोशन करता है। खेलों की दुनिया के शाहकार लम्हों पर तज्जियात और दिलचस्प आरा के साथ खेल और खिलाड़ियों पर मुनफरिद प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 PTV न्यूज़ पर। कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिमत दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है?
SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। आज जिस मौजूद पर हमें गुफ्तगू करनी है इस सेगमेंट में वो है पब्लिक डिप्लोमेसी। अच्छा, इसमें अगर मैं सिर्फ डिप्लोमेसी की बात करूँ, यानी पब्लिक डिप्लोमेसी मीन्स पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, लेकिन सिर्फ डिप्लोमेसी की भी बात अगर मैं करूँ, सभी जनरली हम अपनी गुफ्तगू में, कॉन्टेक्ट्स में, ताल्लुकात में, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, किसी न किसी बंदे को ये कह रहे होते हैं बड़ा तो डिप्लोमेटिक है, तेरे जवाब बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, हमने नेगेटिव उसको कर दिया, नेगेटिव वे में हम ले रहे होते हैं। जिस तरह हमने ये भी नोट किया होगा, हम अक्सर जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम सियासत की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि जी बहुत सियासी हो रहा है। हाँ। अब सियासत एक पेशा है ऑब्वियसली, जिस तरह से बाकी है, तो हम एक तरह से ना स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, विच इज समथिंग वेरी रॉन्ग, कि हमने एक चीज को बस बना दिया है कि ये तो ऐसा है, ये तो डिप्लोमेटिक है और ये वो। हालांकि ये सब प्रोफेशंस हैं, ये सब स्किल्स हैं, आर्ट है, आर्ट है, स्किल्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। गजनफर हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, 6 किताबों के मुसन्निफ हैं, शायर हैं और इन्होंने PhD की है पब्लिक पॉलिसी में फ्रॉम US। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। ये तो मेरा जो PTV होम है, ये मेरा होम है एक्चुअली। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ प्रोग्राम किए हैं, यहाँ होस्ट किए हैं, यहाँ मुशायरे पढ़े हैं, यहाँ पे बहुत कुछ किया। जबरदस्त। PTV से आपकी लंबी एक रफाकत भी है और कई यादें भी हैं आपकी। दैट्स नाइस टू हियर। पब्लिक पॉलिसी आपने क्यों वैसे पिक किया कि पब्लिक पॉलिसी में काम करना है, इसी में PhD करनी है? बिकॉज बहुत सारे लोग तो नहीं जाहिर करते ना, कोई अगर पिक कर रहा है तो उसके माइंड में कोई चीज होती है कि अच्छा पब्लिक पॉलिसी करना है मुझे। बेसिकली मैंने वैसे मेरा बैकग्राउंड मैस कम्युनिकेशन का, मीडिया का, लेकिन जब अमेरिका जब गया हूं तो उसमें मैंने देखा कि जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं और उसमें पॉलिसीज के इश्यूज हैं जो डील करती हैं आम आदमी के साथ और मैसेज के साथ, उन पे काम कम हुआ। और हमारे मुल्क में शायद उसकी गुंजाइश ज्यादा है और यहाँ काम करने की जरूरत है, और इस फील्ड में लोग भी कम हैं, तो इसलिए मैंने उसको चुना। लेकिन उसके अंदर फिर मैंने डिप्लोमेसी को चुना। उसी पे काम हम कर रहे हैं, जो कि देखें हुकूमतें जो हैं वो अपने तौर पे सफारतकारी करती हैं, सही, कभी हाइज, कभी लोज, कभी अच्छा, कभी कम अच्छा, लेकिन जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जिसे हम पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसे हम कल्चरल डिप्लोमेसी भी कहते हैं, जिसे हम लिटरेचर डिप्लोमेसी भी कहते हैं, शायद ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहते हैं, तो वो जब होता है तो वो चलता रहता है काम, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। उसमें आर्ट है, कल्चर है, लिटरेचर है, डायलॉग है, पेंटिंग्स है, म्यूजिक है, ये वो चीजें हैं जो आपको ज्यादा करीब करती हैं, एक दूसरे को समझने में ज्यादा मदद देती हैं। तो इसलिए हमारा जो थिंक टैंक है जिसमें मैं काम करता हूँ वो यही काम करता है। हम पाकिस्तान USA रिलेशंस पे काम करते हैं। सो पाकिस्तान USA रिलेशंस पे वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो ये पार्ट था इसमें काम कम हुआ, सो इसमें गुंजाइश भी ज्यादा है। तो ये एक ऐसा काम है जो सस्टेनेबल बेसिस पे चलता है। तो इस काम में बेसिकली जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट की हम बात करें तो आप कैसे इसमें काम करते हैं? बिकॉज जाहिर है कोई वहां जाएगा, कांटेक्ट होगा तो जाहिर है चीजें आगे बढ़ेंगी। US से कोई पाकिस्तान आएगा तो वी ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस, ओके, डायलॉग्स, राइट, और डिप्लोमेट्स के साथ, और हम यहाँ से बुलवाते हैं आर्टिस्ट को, राइटर्स को, US बुलाते जी, यहाँ से वहां जाएंगे, वहां के लोग इधर आएंगे, तो इस एक्सचेंज प्रोग्राम। ओके, देन वहां के जो बड़े जो टॉप 3, 4, 5 जो थिंक टैंक्स हैं जो पॉलिसी पे इफेक्ट करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। ओके, सो हम एनुअल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें हम बात करते हैं डिप्लोमेसी पे, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट पे, बिजनेस पे और रिलेशंस पे, और इसी तरह हम लिटरेचर फेस्टिवल्स करते हैं जिसमें हम राइटर्स को, ऑथर्स को, पेंटर्स को बुलाते हैं, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को। तो ये वो काम है जो आपको करीब करता है एक दूसरे के। एग्जैक्टली, जो हम आपने बड़ी अच्छी बात की इससे पहले कि रियासती सतह पे तो जाहिर है वो तो डिप्लोमेसी हम देख रहे होते हैं, वो चल रही होती है, बट आप जितनी मर्जी पॉलिसीज बना दें, अगर पीपल टू पीपल टाइज वो स्ट्रेंथन नहीं हम कर सकते, तो ऑब्वियसली किस तरह से आप कहीं पर जाकर अपनाइयत आपको फील होगी या आप कोई बेहतरी की तरफ कोई स्टेप्स ले सकेंगे। बल्कि जितने भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने तो लिटरेचर को भी एक इफेक्टिव टूल बना दिया है डिप्लोमेसी का, या उन्होंने आर्ट को, कल्चर को एक, सो आपने देखा होगा कि कितनी
आर्ट का या कल्चर का एम्बेसडर बनाया हुआ है और वो दौरे करते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं. सो देयर इज अ नीड टू डेवलप अ मैकेनिज्म. वो मैकेनिज्म क्या है कि आप वहां के लोग इधर आए, यहाँ के लोग उधर जाएं. हमारा इतना रिच हेरिटेज है हर उसमें, लिटरेचर में, कल्चर में, आर्ट में. सो इनको वहां पे मुतारिफ होना चाहिए, इंट्रोड्यूस होना चाहिए इनको, और वहां के लोगों को इधर आना चाहिए. और यही जो उर्दू लिटरेचर है वहां पर कितनी एक्सेप्टेंस है उर्दू लिटरेचर जो वहां पर, अगर हम उसको स्टडी करें तो हाउ डू यू सी दैट, बिकॉज इट्स ए टूल तो है डिप्लोमेसी. तो हम लोग बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहां पे जो लोग जाते हैं, हम ऐसे लोग जो राइटर हैं बेसिकली, जो हमारी यहाँ जो पहचान है, तो फिर हम वहां पे कोशिश करते हैं कि अपने उर्दू लैंग्वेज को और उर्दू लिटरेचर को प्रमोट करें. तो उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, इवेंट्स होते हैं. और जो हमें जो चैलेंज दरपेश है वो यंगर जनरेशन का है. सो उनको हम फिर कोशिश करते हैं, जो पेरेंट्स हैं, कि वो उनको लेके आए और उर्दू लैंग्वेज की तरफ लें. एक तो घर है एक बेसिक इंस्टीट्यूशन, उसके बाद बाहर का है. तो फिर ये एक प्रोसेस है, चलता रहता है. मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा काम होता है वहाँ पे. मुशायरे होते हैं, आप देखें यहाँ कितने बड़े बड़े सिंगर वहाँ जाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. और तो ये सिलसिला अच्छा है वहाँ पे. अच्छे अच्छे राइटर्स, मुशायरे, अदब का बहुत ज्यादा मरकज है वहाँ पर. और सर वहाँ पर तो बहुत सारे लोग फिर पार्टिसिपेट भी ज्यादा करते बिल्कुल, हैं. यहाँ पर अगर कुछ हो रहा हो, सॉरी टू से, बट अक्सर हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं. किसी ने जी अपने मुल्क में ये हो रहा है, दोबारा कभी इसका ये मुनक्किद हो जाएगा, नहीं जाते, और व्हाट्सएवर जो हमारे माइंड में कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं. जाहिर उनके लिए तो वो एक बहन बात है, चाहिए होती है ना. आप जहाँ पर भी अटैचमेंट है, पाकिस्तानियत आपके अंदर से नहीं निकलती. वो किसी भी फॉर्म में, अगर जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं और आप लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये तो एक मौका है. आपने बड़ी अच्छी बात की. दो बातें, बस एक ये है कि आप वहां गए और आपने कहा जी कि ठीक है, हम रोजी रोटी कमाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और वापस आ जाएंगे. एक तो ये स्टाइल है जिंदगी का. दूसरा स्टाइल ये है कि आप गए, आपने सोचा कि यार मैं ये काम तो करना ही है जो मैं करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं पे बैक कर सकूं अपने मुल्क को इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, या और कुछ चैरिटी का काम भी हो सकता है. आप अपनी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसी जॉब क्रिएट कर सकते हैं. सो ये वो काम है जो आपको करने चाहिए. अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आपको करने चाहिए. वरना आप फिर ठीक है, आप रूटीन में जो काम करते हैं वो चलता रहेगा. वो बिल्कुल. अच्छा, बहुत सी किताबें, 6 किताबें आपने लिखी हैं. किताब जो आके आपके पास भी जो हालिया में पब्लिश हुई है, नेशन इम्प्रिजन्ड इन मिथ्स, व्हाट इज दिस बुक ऑल अबाउट? बेसिकली ये एक एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है अमेरिका में. उनका एक क्लेम है, उनके प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल्स भी कहते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया का एक एक्सेप्शनल मुल्क है, एक्सेप्शनल नेशन है. वो यूनिक है, डिफरेंट है. उन्हें बनाया गया है दुनिया को लीड करने के लिए. तो ये मिथ्स हैं बेसिकली, और वो दुनिया में इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम और डेमोक्रेसी ये दुनिया को सिखाते हैं. तो बेसिकली ये उनका एक क्लेम है. और दुनिया में जब क्राइसिस आता है तो दुनिया उनकी तरफ देखती है. तो मैंने उसको डिस्कस किया है, उसको चैलेंज किया है, उसको असेस किया है अपने अंदाज में. और ये किताब जो है बेसिकली वहां छपी है अमेरिका में. अमेरिकन पब्लिशर ने छापी है. तो वो उसने क्यों छापी है, वो उसने खुद मुझे वजह बताई कि मैं पहला साउथ एशियन राइटर हूं जिसने इस टॉपिक पे लिखा है. विद द पर्सपेक्टिव, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव और साउथ एशियन पर्सपेक्टिव. सो उसने वहां पे उसको फिर मार्केट किया. उसने वहां पे थिंक टैंक्स और यूनिवर्सिटीज. तो मेरा जो इससे काफी फर्क पड़ा और मुझे फिर इनवाइट किया गया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में और थिंक टैंक्स में इस पे डिस्कशन के लिए. अभी मैं हार्वर्ड में गया हुआ था. सो ये मेरे लिए ऑनर की बात है पाकिस्तानी राइटर के लिए. तो इसका बैकग्राउंड ये है. तो अभी फिर हमारे यहाँ एक पब्लिशर ने इसको पाकिस्तानी रीडर्स के लिए फिर पब्लिश किया. जी, दैट्स नाइस. अच्छा, इसके अलावा एक और किताब भी आपके पास है. ये जो किताब है ये इल्तवा में पड़े ख्वाब. मैं कैमरे में दिखा देता हूँ. जरूर. ये जो है ये बेसिकली ये भी एक बड़ी एक डॉक्यूमेंट है. अमेरिका में एक स्लेवरी का दौर था, बिल्कुल ब्लैक. सो उस दौर में जो जुल्म सितम हुआ था, उस दौर में पोइट्री हुई थी बड़ी पावरफुल, जो कि डिपिक्ट करती थी उस दौर के जो मजालिम को, जबर का. तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया है. तो जब मैं ट्रांसलेट मैंने किया तो
उससे एक पूरा अहद जो है, इरा जो है, वो एक जगह पे डॉक्यूमेंट हो गया। तो इस लिहाज से इसकी एक इम्पोर्टेंस बनती है कि जब भी कोई इसको पढ़ेगा वो उसको पूरा अहद उसकी सामने आ जाएगा, तो एक रेफरेंस बुक्स बनेगी। आप खुद भी शायरी करते हैं? हाँ। जी, वो एक उस पर हम आते हैं, किसी किताब से रिलेटेड, कितना इम्पोर्टेंट है। अब ऑब्वियसली ये हिस्ट्री पुराने लोगों को तो ऑलरेडी पता होगी कि क्या है, और वो ज्यादा उनको तारीख में वो इंटरेस्ट भी रख रहे होते हैं। सो यंग जनरेशन क्या सीख सकती है इससे? वो किस तरह, क्या वो रिलेट करी, या आपको फीडबैक किस तरह का आता है? इसमें तो इसका बहुत मुझे फीडबैक मिला है। इसकी वजह ये थी कि देखें, एक बड़ा मुल्क जिसके अंदर बहुत अच्छी बातें हैं, अमेरिका में वो दुनिया को देता है, उनके लिए काम करता है, इंसानियत के लिए काम करता है, पैसे देता है। एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद अच्छी वैल्यूज पे है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जब वो अपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो उसमें स्लेवरी बरकरार रखता है। तो ये एक तजाद था, ये कंट्राडिक्शन थी। उसने मुझे फिर इसको किया कि मैं रिसर्च करूं ऐसा क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद रही, 100 साल बाद फिर उनको 1864 में जाके इनको आजादी मिली। तो इमेंसिपेशन एक्ट आया, लेकिन उसके बाद भी आजादी नहीं मिली, कानून की नजर में हो गया था। बड़े बड़े मसाइल 100 साल बाद फिर जाके उनको बराबरी की जो राइट्स थे वो मिले। सो ये एक ऐसा मुल्क जिसमें जो दुनिया को सिखाता है। मैंने सोचा कि उस पर रिसर्च की जाए कि ऐसा क्यों है कि इक्वालिटी हम दुनिया को तो दिखाते हैं, लेकिन अपने मुल्क में किस कदर जिद्दोजहद और स्ट्रगल के बाद इनको मिली। बिल्कुल। तो इससे एक और सबक मिलता है, वो शायद यहाँ बताना जरूरी होगा कि कौमें जो हैं, कौमों के लिए थोड़ा सा वक्त का ज्यादा नहीं होता। जैसे हमारा मुल्क है, इसको बनने में एक वक्त लगता है। देखिए, एक बड़ा मुल्क अमेरिका जो है, उसके अंदर भी कितनी स्ट्रगल जारी रही, कितनी जिद्दोजहद रही। उन्होंने जो इंडिपेंडेंस हासिल की थी वो उसमें ज़रा बहुत वक्त लगा। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम मायूस हो जाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम अपने मुल्क से मायूस होते हैं, हालात से मायूस होते हैं। ऐसी बात नहीं है, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी, और चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बीज बोते हैं और उसके बाद पौधा होता है। इंशाअल्लाह एक अच्छी कौम बनेगी इंशाअल्लाह। सर, वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं चाहूंगी कि आप जरा हमें कुछ अपनी शायरी चले, मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ जी। के नवाहे चश्म में है और कहीं रुका हुआ है, नवाहे चश्म में है और कहीं रुका हुआ है, एक अश्क मेरे लिए मसला बना हुआ है, एक अश्क मेरे लिए मसला बना हुआ है, किवाड़ खोल के बैठे हैं आसमां सारे, किवाड़ खोल के बैठे हैं आसमां सारे, सुना है आज परिंदा कोई रिहा हुआ है, सुना है आज परिंदा कोई रिहा हुआ है, ये लोग खुश हैं कि अब कोई रोने वाला नहीं, ये लोग खुश हैं कि अब कोई रोने वाला नहीं, इन्हें खबर ही नहीं इनके साथ क्या हुआ है। और आखिरी शेर है कि 1000 बार मैं गुजरा हूं आतिशे गम से, 1000 बार मैं गुजरा हूं आतिशे गम से, मैं जानता हूं कि दिल कैसे आईना हुआ है। वाह, क्या बात है, खूबसूरत। तो शायरी पे ज्यादा वक्त लगाते हैं या किताबें लिखने में ज्यादा वक्त लगता है? बहुत कुछ करना पड़ता है। मल्टीटास्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट बहुत है आजकल, ये सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया, साथ वहाँ अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं सारे। That's nice जी, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते हैं और हर बात में एक पैगाम दे रहे थे। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। मल्टी टैलेंटेड कौमी हीरो फजल वदूद ने आज हमें ज्वाइन किया है। इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है एडवेंचर स्पोर्ट्स में। गिलगित बल्तिस्तान के पहले स्क्वॉश प्लेयर भी हैं। अगर मैं इनके एजाज़ात की बात करूं वो तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या क्या करते हैं वो बता देता हूं आपको मैं। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी, इसमें तो मुतअद्दिद एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। अभी लास्ट ईयर उन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में, और पाकिस्तान की यंगेस्ट पैराग्लाइडर होने का एजाज भी इनको हासिल है। अच्छा, जो आलमी मुकाबले हुए या कौमी मुकाबले हुए उसमें ट्रॉफीज, 11 गोल्ड मेडल्स, 8 सिल्वर मेडल्स, 4 ब्रॉन्ज मेडल्स, बहुत कुछ करते हैं और जो करते हैं बाकमाल करते हैं। फजल वदूद, दैट इज व्हाई सुपर टैलेंटेड है। आज साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो पैराग्लाइडर वाली बात है ना, ये मुझे सबसे पहले आपसे जाननी, यंगेस्ट पैराग्लाइडर पायलट होने का एजाज ये किस एज में आपने हासिल किया?
तकरीबन 8.5 साल की उम्र में जो है मैंने पैराग्लाइडिंग का एजाज़ हासिल किया और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो 4.5 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग। फिर उसी के साथ साथ क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स था सो मेरे वालिद जो हैं वो थोड़ा सा हटके सोचते थे, उन्होंने हमें स्टडी के बजाय ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स में कराया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो स्टडीज़ को जो है एज अ कल्चरल लिया हुआ है। सो कहा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को अपने स्पोर्ट्स कैरियर से मिला मुझे, और स्पेशली अगर मैं पैराग्लाइडिंग की बात करूं तो इट्स थ्रिलिंग और बहुत मज़ा आया। ये वैसे बड़ी बात है, वैसे डर नहीं लगता या ये बड़ी चीज देखिए, ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बचपन में उन चीजों से डराया ना जाए। जैसे 4 साल की उम्र से आपको एडवेंचर में डाल दिया था आपके पेरेंट्स ने, तो क्या वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपके अंदर से खौफ निकल गया एडवेंचर का? नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि खौफ नहीं आता तो ये भी गलत होगा। इंसान के अंदर खौफ होता है सम टाइम, बिल्कुल इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स इट्सेल्फ बड़ी डेंजरस गेम्स होती हैं ऑल ओवर, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में इसको जो है बनाया जाता है तो उनके रूल्स रेगुलेशंस बड़े टफ होते हैं। तो सम टाइम जब आपका पैराग्लाइडर जो है वो कोलैप कर जाता है इन एयर, तो तब भी काफ़ी जो है आपको खौफ लगता है और डर लगता है कि पता नहीं आज खुदा ना ख्वास्ता सम टाइम, क्योंकि एयर पे बहुत डिपेंडेंट होता है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि समटाइम्स तो ये भी है जैसे आपने टेक ऑफ किया उस वक्त अगर विंड ठीक है इट्स फाइन, लेकिन जैसे आप टेक ऑफ करें विद इन सेकंड्स विंड इज चेंजिंग और आप कहते हैं अब मैं क्या करूं। मतलब आप ये भी कर चुके हैं जी। वो जो एक्सपीरियंस निकल के बोल रहा ना उमंड के अंदर इसमें नॉर्मली देखिए मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे कि जब पैराग्लाइडिंग की हमने कोहार्ट में की थी। अच्छा। सो हुआ ये कि मुझे किसी ने कहा कि आपको समटाइम्स बहुत वेट करना पड़ता है, बिकॉज अगर विंड आपकी ऑपोजिट साइड पे आएगी और सही आएगी तो ये आप कर सकते हैं। दूर से देख रहे होते हैं कि विंड ठीक है, बिकॉज वो लगा होता है ना जिससे चेक कर रहे होते हैं। सो अच्छा मुझे था कि पता नहीं कितने घंटे वेट करना पड़ेगा। सो लकीली जो मेरी पहली फ्लाइट थी वो तो बड़ी स्मूथ थी, बिकॉज मैं गया और मैंने जैसे वो सब कुछ पहना तो विद इन आई थिंक 5 मिनट्स में कहा विंड इज गुड टू गो, तो मैंने टेक ऑफ किया और हम आराम से लैंड कर गए। मैंने कहा नहीं एक दफा में मजा नहीं आएगा, तो हाँ मैं दोबारा गया। दोबारा जब गया और जैसे ही टेक ऑफ करने के लिए आपने रनिंग स्टार्ट की, क्योंकि उस वक्त विंड ठीक थी, अभी आप रनिंग कर रहे हैं, कहते विंड खत्म हो गई, रोको, वहीं से गिराते हैं आपको नीचे। Really? जी। ओह सो क्वाइट डेंजरस, इसलिए देखिए मैं इस तरह के काम ही नहीं करती। अच्छा फैजल, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनमें किस तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड स्पेशली इस हद तक इंटरेस्ट कि आपने माशाल्लाह इतने उसमें मेडल्स, इतने इनामात आपने जीते? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैंने 4.5 साल की उम्र में स्टार्ट किया। मुझे बेसिकली तो विंटर स्पोर्ट्स का पता ही नहीं था। मेरे वालिद जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के फर्स्ट माउंटेनियरिंग एनवायरमेंटल इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। सो उनको जो है 80s 90s में बड़ा शौक था इन चीज़ों का, लेकिन पाकिस्तान में इन चीज़ों को इतना नहीं देखा जा रहा था या इतनी डेवलप नहीं थी, इतने उसमें रिसोर्सेज नहीं थे लोगों के हवाले से भी कि उतना नाम नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अभी ये कि थोड़ी सी डेवलपमेंट भी हुई है, चीजें बेहतर भी हुई हैं, लोग अब उसमें काम भी करें, काम भी बना रहे हैं। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब दौर गुजरता गया तो जब मैं पैदा हुआ देन ही थॉट कि व्हाई नॉट ही, क्योंकि मैंने उनसे ये मैंने ये पूछा था उनसे कि ऐसा क्यों, तो फिर वो मुझे स्टोरी बता रहे थे। खैर समहाउ फिर 4.5 साल की उम्र से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्पोर्ट्स की, और मैंने अपने 9 साल की उम्र में जूनियर इंटरनेशनल जो है स्कीइंग के अंदर और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के अंदर शुरुआत की, और फर्स्ट मेरा जो कंपटीशन है वो एलीट क्लास ही वर्ल्ड चैंपियनशिप से स्टार्ट हुआ था। इसमें मैं ज़रा आपको क्लैरिटी करूं कि दुनिया के अंदर जो इस तरह के इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं तो उसमें 4 बड़े इवेंट्स होते हैं। उसमें ओलंपिक्स फर्स्ट पे होता है, सेकंड पे वर्ल्ड चैंपियनशिप, थर्ड पे वर्ल्ड कप और फोर्थ पे एशियन गेम हमारे कॉन्टिनेंटल के लिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट ऑफ 3 जितने भी हैं वो मैंने किए हैं, लेकिन होपफुल के इन फ्यूचर ओलंपिक्स तक भी रसाई हासिल क्वालिफाई भी करेंगे आप, वहां पर जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। जितने गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज आपने बाकी इवेंट्स में हासिल किया, आई एम श्योर कि यू विल गेट दैट गोल्ड मेडल। और फिर वो जो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जब ओलंपिक्स का गोल सेट किया अपने लिए, तो आपको नेशनल और इंटरनेशनल बाकी जो इवेंट्स हैं
उनसे आपको गुजरना है किसी भी तरीके। क्योंकि ये क्राइटेरिया होता है, जब तक आप उनमें से नहीं गुजरेंगे तो आपको जो है ओलंपिक तक रसाई ही नहीं मिल सकती। क्वालिफाइंग के लिए भी इम्पोर्टेंट, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिग्री आप रैंकिंग है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कैटेगरी में अपने रैंकिंग इंप्रूव करते जाते हैं, देन यू आर गुड टू गो। असल डिग्री की अगर बात करें, पढ़ाई भी साथ साथ कंटिन्यू रखिए, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों चीजों को बैलेंस, इतने स्पोर्ट्स आप कर रहे हैं, एडवेंचर जिसके अंदर आपको ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट भी है, एंड देन पढ़ाई, हाउ डू यू मैनेज? बिल्कुल, पढ़ाई को भी मैं साथ लेके चलता हूँ। बहुत सारे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सारा साल आप बाहर होते हो, तो पढ़ते कब हो? पढ़ते कब हो? तो बिल्कुल मैं पढ़ाई भी अपनी मैंने जारी रखी हुई है, साथ साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ BS मीडिया कम्युनिकेशन। बिल्कुल मीडिया में मेरा काफ़ी शौक है, सो इस वजह से उसको भी मैंने टच रखा हुआ है। बट स्पोर्ट्स जो है वो फर्स्ट पे आती है, चूँकि जिस मकाम पे आज मैं हूँ, सो नो डाउट कि इसी स्पोर्ट्स की वजह से हमें जो है ग्रीन कोट मिला है, विच इज़ आई थिंक सो प्राउड। इट्स अ प्राउड मोमेंट एज वेल, जो ग्रीन कोट आपको मिल जाना। अच्छा, एज कोच भी आप काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में? एज अ कोच तो फिलहाल नहीं, क्योंकि बिल्कुल एथलीट ही हूँ, लेकिन समहाउ अगर कोई सीखना चाहता है तो वैसे ही मैं टिप्स एंड ट्रिक्स उनको सिखा देता हूँ। ओके, सऊदी अरब का जो इवेंट था लास्ट ईयर का, वो कैसा रहा? मैं इसको ज़रा स्टार्टिंग में लेना चाहूँगा। सितंबर से ऑनवर्ड्स हम चाइना में थे। चाइना में हमारी 2 इवेंट्स थी, एक एशियन गेम्स थी और एक वर्ल्ड कप, दोनों मैंने अटेंड किए। उसके बाद ये समर ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफायर्स के लिए जकार्ता हम गए थे, इंडोनेशिया। चूँकि ये पूरा प्रोसेस होता है ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए, बट बदकिस्मती से हम वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाए। वहाँ के बाद हम पाकिस्तान दोबारा आए, एंड आफ्टर 1 वीक फिर हम दोबारा गए अपना सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम ने जो है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई किया। नाइस। अच्छा, ये अकम्प्लिशमेंट सुन के ना बड़ी खुशी होती है। उसकी वजह ये है कि हम अक्सर शेयर कर रहे होते हैं, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, और कोई 1 2 3 लोग उठ के कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहे होते हैं, बट वो जो 2 3 4 लोग उठ जाते हैं इसी तरह से, फजल की तरह, वो कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, हम उनके अकम्प्लिशमेंट शेयर करते हैं, सो थोड़ी एक होप आती है हमारे अंदर कि नहीं, अच्छा काम हो रहा है, हमारे एथलीट्स भी आगे जा रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, एट द सेम टाइम वो नाम भी रोशन करें आगे जाके। अच्छा, हम जो है इसको जरा कंटिन्यू भी करेंगे शोएब, एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ेंगे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फजल से जरा ये पूछेंगे कि इस वक्त जो हमें यंगस्टर्स देख रहे हैं जो कि एथलीट बनना चाहते हैं, किसी भी स्पोर्ट में आगे जाना चाहते हैं, वो कैसे शुरू करें, वो मोटिवेशन कहाँ से लाएं, चाहे उनके पास पेरेंट्स की सपोर्ट है या उनके पास पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है। तो आप जुड़िए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स, और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से, और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ PTV होम पर। रात गए, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें, साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हो या जवान हो, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं, बात कुछ भी हो,
हम आपको यहीं मिलेंगे, इस तिलिस्म होशरुबा में रात के। Kiyimi kalgan yelimde görürüm kim var. ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानिंद हैं जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं। हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज है। आखिर मसला क्या है? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फजल मदूद हमारे साथ मौजूद हैं, सुपर टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड कॉमी हीरो हैं और एडवेंचर स्पोर्ट्स में जबरदस्त नाम वो हासिल कर रहे हैं। थोड़ी सी बात हम विंटर स्पोर्ट्स की या विंटर टूरिज्म इन पाकिस्तान की बात करते हैं, बिकॉज जरा आपका ताल्लुक भी गिलगित से है फजल। तो विंटर स्पोर्ट्स जो कि चंद सालों से हम देख रहे हैं कि अब उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है, लोगों को मालूम भी हुआ है, बट स्टिल हम अभी बहुत पीछे हैं इफ यू कंपेयर आवरसेल्फ विद द कंट्रीज जहां पर विंटर स्पोर्ट्स या विंटर टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है, कनाडा या बहुत सारे ममालिक हैं। सो व्हाट डू यू थिंक जो इतना बड़ा गैप है हम इसे कैसे फिल कर सकते हैं और कितना जल्दी हम इसे फिल कर सकते हैं, कितना जल्दी हम शोकेस कर सकते हैं पूरी दुनिया को कि यस वी हैव दैट टेरेन और यहाँ पर तो आप करें विंटर स्पोर्ट्स?
بالکل جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں کا لینڈسکیپ اگر آپ دیکھیں تو بیرون ممالک سے لوگ وہاں پہ کلائمب کرنے آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی 5 جو ہائیسٹ پیک ہے اباؤٹ 8000 وہ ہمارے پاس موجود ہیں گلگت بلتستان کے اندر اینڈ وہ وہاں پہ ان پیکس کو سمٹ کرنے آتے ہیں. اب جیسے K2 ٹریک ہو گیا اس کے لیے آتے ہیں. مطلب سمر میں ہمارے پاس اچھا خاصا فلو ہوتا ہے. ہماری جو ہے لوکل ٹوریزم ہو گئی پاکستان بھر سے جتنے بھی ہیں ایلیٹ ہیں یا نارمل ہیں جتنے بھی بٹ ہمارا ایک گیپ آ رہا ہے ونٹر ٹوریزم میں اینڈ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو فل کرنا اور اس سے پاکستان کی ٹوریزم 12 مہینے جو ہے وہ چلتی رہے گی اور بہت بڑا بوسٹ ملے گا. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایریاز نہیں ہے یا ایریاز کی کمی ہے یا تو یہ ہو کہ ایریاز کی کمی ہے تو چلو ہم اس کو جو ہے فل آؤٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس اچھے سلوپس ہیں اسکینگ کے لیے اگر ہم ٹوریزم کی بات کریں ونٹر ٹوریزم کی ہمارے پاس جو ہے ونٹرز میں آئس جو ہے جم جاتی ہے لیکس پہ اینڈ اگر ہم ویژوئلز دیکھتے ہیں اس جمی ہوئی لیک کے اوپر اسکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے بالکل آئس ہاکی ہو رہی ہوتی ہے بالکل. اگر ہمارے پاس اگر کھیت ہے تو اس میں اگر ہم پانی لگا دیں تو مطلب وہ جم جاتی ہے مائنس ٹمپریچر میں. تو آپ جو ہے ڈور سٹیپ پہ ہی وہاں پہ جو جگہ جہاں پہ مائنس ٹمپریچر ہے تو آپ وہاں پہ آئس اسکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اور ہمارا جیسے اسکینگ ہو گیا. اب صرف مسئلہ جو آ رہا ہے وہ اس چیز میں آ رہا ہے کہ تھوڑا سا اگر گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے اس پہ دھیان دیا جائے کیونکہ بابو سر ٹاپ کا بند ہو جاتا ہے وہ بیکاز ذرا ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے راستہ بند ہے پھر بشام سے راستہ کھلا ہوتا ہے. بالکل. تو اب جیسے کہ ٹنل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹنل ہوگی اور پھر یہ 12 months اوپن ہوگا آپ کا یہ راستہ بابو سر ٹاپ کا. بالکل. تو میں بابو سر ٹاپ کا اگر ذکر کروں اگر مطلب گرمیوں میں اس میں کافی فلو ہوتا ہے. اس طرح جب ونٹرز آ جاتے ہیں تو وہاں پہ تقریباً 6 سے 7 فٹ کی برف پڑ جاتی ہے تو اسکینگ کے لیے بڑی پرفیکٹ جگہ ہے. بالکل. اس کے ڈاؤن میں آپ تھوڑا سا ہے بابو سر کی میں بات کروں اس کے ڈاؤن میں آپ آئے وہاں پہ اگر کھیتوں میں آپ پانی لگا لیں یا ویسے ہی گورنمنٹ اگر تھوڑا سا پانی نہ لگائے وہ برف ہی برف پہلے ہی ہوگی پانی کہاں سے لگائیں تو وہاں پہ آئس اسکیٹنگ کے لیے اچھا سا جو ہے ارینا بن سکتا ہے اینڈ لائک بہت زیادہ بوسٹ آ سکتا ہے. بہت ساری ایریاز ہے دیکھیں جس طرح آپ اپنے جو ٹوریزم ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹوریزم بوسٹ ملے گا تو obviously اکانومی کو بوسٹ ملے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو کافی سارے اسٹیپس جو لیے جا سکتے ہیں. اچھا اس سے پہلے جو فضل جو بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت ینگسٹرز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اگر ایڈونچر اسپورٹس کی طرف آنا چاہتے ہیں اسپیشلی جو ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں جو ڈر رہے ہوتے ہیں بچے اکثر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس فیلڈ میں بٹ پیرنٹس ان کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو لگ جائے گی چوٹ آ جائے گی یہ نہ کریں وہ نہ کریں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیا ٹپس دیں گے آپ کس طرح ان کو موٹیویٹ کریں گے؟ جیسے کہ پیرنٹس اکثر ڈر رہے ہوتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ لائک ہم اولمپکس ورلڈ کپس وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت مشکلات کے بعد اس لیول تک آتے ہیں اور جب وہ میڈلز لیتے ہیں کافی بڑا نام جیسے حسین بولٹ کی ہم بات کر لیں کرسٹیانو رونالڈو کی ہم بات کر لیں میسی کی بات کر لیں بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس. ارشد ندیم. بالکل ارشد ندیم صاحب ہمارے ہو گئے. سو آئی تھنک ہمارے پاس پاکستان میں ایک ارشد ندیم صاحب نے جو ہے گیٹ کھول دیا اولمپک میں. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو گولڈ لیا کیونکہ آج تک بڑا ہی اس کو ناممکن سمجھا جا رہا تھا کہ اولمپک میں بھی کیا پاکستان گولڈ لے سکتا ہے کیا اولمپک میں بھی ہم ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 رینکنگ میں آ سکتے ہیں. مطلب ایک خواب کو انہوں نے سچ کر دیا. خیر وہ ایک لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ جو بھی تھا جیسے کہ آپ نے ینگسٹرز کی بات کی تو ان کو آنا چاہیے. بہت ہی ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں اور سوئٹزرلینڈ کینیڈا ان جیسے ممالک میں اس کو بڑا سراہا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرے بندے کو وہاں پہ اسکینگ تقریباً آتی ہے. ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں بیکاز ظاہر ہے جب وہ دروازہ کھولتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو چل تو نہیں سکتے انہوں نے اسکیٹنگ کرتے ہوئے جانا ہے. میرا خیال ہے وہ نیچرلی ان کے اندر نا بلڈ ہو جاتی ہے. ہم ویسے واقعی ہیں دیکھیں ہم جب ان ایریاز کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے جو نارتھ کے جتنے بھی ہمارے بچے ہمارے لوگ ینگسٹرس ہیں ان کے اندر نا ان بلٹ ہوتی ہے یہ چیز. ان کو سکھانا بڑا کم پڑ رہا ہوتا ہے ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے بیکاز وہ وہی ماحول دیکھ کے وہ چیزیں دیکھ کے وہ بڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پلس ہے. میں چاہوں گی کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی ذرا شعیب ہم پکچرز بھی دکھاتے ہیں سو دیٹ ساتھ ساتھ ہمیں فضل بتاتے رہیں کہ یہ کہاں کی ہے اور اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے. واو. یہ جو ہے ہمارا انٹرنیشنل ہو رہا تھا کراکرم کپ نلتر کے اندر یہ تب کی ہیں. اوکے. نلتر کی یہ تصویریں خوبصورت
اور یہ جو ہے ہمارا لبنان میں ایک کمپٹیشن تھا 25 جونیئر ایشین گیمز، یہ تب کی وہاں کی بنی ہوئی ہے۔ زبردست، بہت خوبصورت یہ بھی ویژول ہے جی۔ یہ اگین جو ہے نلتر اسی بالکل نلتر کی ہے، سیم کراکرم کپ کا دوسرا رن چل رہا تھا۔ اوکے، دوسرا رن چل رہی ہے، اور یہ دیکھیں کہ بالکل گرنے والے، ہاں وہ اینگل ایسا ہی ہے، بڑا اچھا مومنٹ۔ یہ ایشین گیم چائنا میں جو ہوا تھا لاسٹ ایئر، اس میں یہ بولڈرنگ کا کمپٹیشن ہے، تو اس میں بولڈرنگ کرتے ہوئے یہ پکچر لی گئی ہے۔ یہ ٹریننگ سیشن ہمارا چل رہا تھا کمپٹیشن سے پہلے بولڈرنگ کا، تو تب چائنا میں یہ بھی سیم وہیں پہ ہی ہے۔ اوکے، چائنا کی ہے جی۔ یہ ایشین جو ہے ایتھلیٹس ویلیج ہے، اور وہاں پہ جو ہے ہم نے اپنا اس کے ساتھ بنائی ہوئی ہے۔ یہ تو مینڈیٹری ہوتا ہے نا؟ جی جی جی، ظاہر ہے۔ کچھ پکچرز بڑی مینڈیٹری سی ہوتی ہیں، زبردست جی۔ ہم نے کچھ پکچرز آپ کو دکھائی ہیں۔ اچھا فضل، اس سب میں لائک آئس ہاکی، اسکیٹنگ، یعنی بہت سے اسپورٹس میں آپ انوالو ہیں، آپ کی پرسنل فیوریٹ کون سی ہے؟ میری پرسنل فیوریٹ جو ہے وہ اسکینگ ہے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ بہت ہی مزے کی گیم ہے، اور جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں۔ اور جتنی یہ کیونکہ یہ لائیو جب آپ دیکھتے ہیں تو مزہ بھی بہت آتا ہے اسنو پہ، جتنی یہ پیاری دکھتی ہے اسی طرح یہ ڈینجرس بھی ہے، کیونکہ آپ کا جو باڈی ویٹ ہے، اور پھر اسکی جو آپ کی ہوتی ہیں وہ بھی کافی ان کا ویٹ ہوتا ہے، ان کے شوز جو ہیں ان کا بھی کافی ویٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کافی مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن آپ جب فزیکلی فٹ ہوں اور آپ کی ٹریننگ اور پریکٹسز اچھی ہوں، سو پھر اتنا مشکل نہیں رہتا، کیونکہ اسپیڈ میں پھر ٹرن کرنا ایزی ہو جاتا ہے، کافی ایزی ہو جاتا ہے۔ اچھا، ویسے ہر اسپورٹس کے لحاظ سے ویٹ مینٹین کرنا ڈفرینٹ نہیں ہوتا، یا پھر ایک ہی ویٹ ہوتا ہے، اور جب بس آپ کو فٹنس رکھنی ہوتی ہے، اس طرح آپ اسکینگ کے پرسپیکٹو سے بھی بتا رہے ہیں کہ ایک ویٹ کو آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے، سو وہ کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ اس کے اندر بڑا ہی اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس کے اندر میں دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ایتھلیٹ جو ہے ایک بائی برتھ ہوتا ہے، ایک بعد میں آ کے جب 20 کراس کر جائے وہ انٹرورسٹی اینڈ یہاں سے آ کے، تو دیٹس ناٹ ایتھلیٹس، وہ ایتھلیٹ بننے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہاں سے ایتھلیٹ کا جو ہے ریٹائرمنٹ کا سوچنا سٹارٹ، کیونکہ 25 سے 26 سال کے بعد آپ کی جو پیک لیول ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اگر زیادہ آپ ہارڈلی جائیں 27 سال جو آپ کا پیک لیول ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے ڈکلائن کی طرف۔ تو جب بھی کوئی ایتھلیٹ بائی برتھ ہوتا ہے اور وہ لائک آتے ہی دنیا میں اس کے ساتھ ہی سپورٹس انہوں نے سٹارٹ کر دیا، تو مطلب اس کی باڈی جو ہے وہ تھرو آؤٹ ہر ایک سپورٹس کو وہ کور کر سکتی ہے۔ جیسے کہ میں 4 سال کی عمر سے کر رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں نہیں کر رہا ہوتا تو میں شاید کہ اتنے سپورٹس نہیں کر پاتا۔ سو یہ جو ہے وہاں سے مجھے ایج ملا، 4 سال 5 سال کی عمر سے میں کرتا آ رہا ہوں، تو ریگولر پریکٹسز میں رہتا ہوں، کمپٹیشنز ہوتی ہیں، جم وغیرہ، تو اس کی وجہ سے جو ہے باڈی ویٹ میرا برابر رہتا ہے۔ گریٹ فضل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ اسی طرح سے نام روشن کرتے ہیں پاکستان کا، اور جو اولمپکس کا خواب I'm sure آپ نے دیکھا ہے اس تک آپ پہنچے، یہ ہماری دعا بھی ہے، اور یہ کوشش بھی ہمارے ایتھلیٹس کی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے ہم دیجیے اجازت، دوبارہ ملاقات کل کریں گے، اللہ حافظ۔